अच्छा भाई आ जाओ इस पे करो, गवर्नमेंट्स डोंट कंट्रोल क्रिप्टो करेंसीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। गवर्नमेंट्स डोंट कंट्रोल एनीथिंग दैट रिलेट्स टू द मॉनेटरी सिस्टम। द एंटिटी दैट कंट्रोल्स द मनी हैज द पावर टू कंट्रोल बिटकॉइन। ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो जुमले हैं, दो लाइनें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये फाइनेंशियल एजुकेशन का बिल्कुल थंब रूल है, वो यही है जो आप लोगों को कभी स्कूल इधर उधर तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कोई आपको सिखाएगा, और उनको आता भी नहीं। आपके सारे टीचर्स भी निकम्मे, 2 नंबर है, शराबी हैं सारे। याद रखें, दोबारा से पढ़ता हूँ इसको। गवर्नमेंट्स डोंट कंट्रोल एनीथिंग दैट रिलेट्स टू द मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, गवर्नमेंट जो है कोई भी हुकूमत ये ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं करती जिसका ताल्लुक पैसे से या मॉनेटरी सिस्टम से। ये हुकूमत कंट्रोल नहीं करता है इसको। ये दुनिया में ऐसी खामखा एक नैरेटिव बनाया हुआ है झूठ मूठ का, बस वो कि भाई गवर्नमेंट्स कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट्स पैसा कंट्रोल करते ही नहीं। ठीक है जी, कोई भी चीज मॉनेटरी सिस्टम से ताल्लुक हो उसका, गवर्नमेंट्स उसको कंट्रोल नहीं करते। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, द एंटिटी, एंटिटी से मुराद ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ग्रुप, कोई एक बंदा या कोई कोई एक शख्स, इस तरह को एंटिटी। The entity that controls the money has the power to control Bitcoin. तो जो बंदा, जो ग्रुप, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो शख्सियत जो भी है, वो जो पैसे को एक मुल्क में या दुनिया में कंट्रोल करता है, वो बिटकॉइन शिटकॉइन या उसके हिसाब के साथ उसके टाइप के जितने भी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, करेंसीज हो या जो भी हो, वो लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट्स आर स्लेव्स टू द सिस्टम। It might sound strange, but I'm giving you a proper financial and political education. Now, the questions that should be addressed are: number one, who benefits the most from trading crypto? अब ये सवालात, क्योंकि ये नैरेटिव को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो लोग आते हैं ना वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो देखते हैं, वो असल में बड़े फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं क्रिप्टो में आने वाले। मेजॉरिटी जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई यार मुल्क में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे हमारे सियासतदान 2 नंबर है, पैसा है नहीं, कारोबार है नहीं, घर में सुबह शाम ताने मिलते हैं, पता नहीं क्या, और ये और वो कर कुरा के जो है वो किसी तरह क्रिप्टो में घुसते हैं, कहते हैं बस कुछ भी हो, बस ये हमारा आखिरी जो है वो आखिरी हमारा जो है वो आखिरी उम्मीद है। यहाँ पे कुछ बन गया तो बन गया, नहीं बना तो फिर हम लोग गए, हमारे पास और कुछ है नहीं, तालीम शालीम है नहीं, और अगर है भी कोई डिग्री तो पाकिस्तान में फ़र्ज़ करो कोई काम शाम तो है नहीं। तो लिहाजा भाई अल्लाह करे कि कुछ हमारा जो है वो क्रिप्टो में बन जाए। अच्छा, अब वो बेचारे आ तो जाते हैं, आने के बाद जो यूट्यूब पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो वहाँ लिखा हुआ है कि भाई इसको कोई बैन नहीं कर सकता, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका पता नहीं ये नहीं है तो वो नहीं है तो वो नहीं है, और बस जाओ पैसे डालो कमाओ फलाना। उस चक्कर में क्या होता है, वो बेचारे आके इस नैरेटिव को यकीन करते हैं, वो आके दबा के पैसा डालते हैं, और उसके बाद 5 मिनट गुजरते नहीं है भाई हमारा ट्रेड जो लिक्विडेट हो गया। 20x 50x लॉन्ग किया, 5 मिनट में लिक्विडेशन होगी। इसी तरह जो है कभी थोड़ा लंबा टाइम लगता है, कभी 1 घंटा, कभी 6 घंटे, कभी दिन, कभी 2 दिन, अकाउंट्स आपके खत्म। 1-2 महीने लगते ही नहीं है, सारा अकाउंट जितना भी पैसा था, चाहे $50 हो कि $500 हो कि 5,000 हो, वो 2 महीने में खत्म। ये होता है आपके क्रिप्टो में। और वो स्टिल स्टबर्न जो है, वो जिद वाली बात ये है कि वो, या सरप्राइजिंग बात ये है कि ये सब होने के बावजूद भी वो स्टिल इस चीज़ में यकीन करते हैं कि भाई इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ सवालात यहाँ पे रखे हुए, तो इसको आप लोग जो है गौर से सुनो, इसके ऊपर सोचो और उसको थोड़ा रिसर्च कर लो। पहली चीज़, हु बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग क्रिप्टो? सबसे ज़्यादा जो है वो किसका फ़ायदा होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग से? ये सवाल है, ये आप लोग खुद सोच लो, अगर आपको जवाब पता है तो वाह वाह, अदरवाइज आप रिसर्च कर लो, आपको बड़ा मजा आएगा। तब आपको पता चलेगा ऊपर जो मैंने सवाल लिखा हुआ है ना, ये सवाल नहीं है, दरअसल ये परसेप्शन है कि गवर्नमेंट्स डोंट कंट्रोल क्रिप्टो। ये परसेप्शन जो लोगों के अंदर, इसके लिए मैंने सवालात रखे हुए कि ये सवालात के जवाब जब आपको मिल गया ना, तो फिर उसके बाद ये जो परसेप्शन है खुद ब खुद आपके लिए सीधा सीधा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, परसेंटेज ऑफ पीपल हु होल्ड मोर देन 3,000 बिटकॉइंस। पूरे क्रिप्टो में जितने भी लोग हैं उसमें से कितने लोग हैं जिनके पास, यानी परसेंटेज उनकी कितनी है जिनके पास 3,000 बिटकॉइन हो। ठीक है। तीसरी, कंट्रोल डज नॉट मीन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। ये मैंने पहले भी बता दिया कि देखें कि कंट्रोल जो है वो बैंक्स या गवर्नमेंट्स, उनको कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं किसी चीज़ को कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, उसको बैन कर दो या उसके ऊपर और किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस डाल दो। ये ज़रूरी नहीं है। कंट्रोल आप 1000 तरह से कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे जो सवाल दे रहा हूँ उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। चौथी चीज़, वेयर डिड $2.5 ट्रिलियन कम इनटू क्रिप्टो फ्रॉम? ये जो डाई तो मैंने कम लिखा है इसके ऊपर, वो दरअसल 2.8 2.9 ट्रिलियन था। तो लेट्स से राउंड फिगर 3 ट्रिलियन। तो ये जो $3 ट्रिलियन जो आया क्रिप्टो में टोटल, ठीक है जी, किधर से आया भाई? ये रिटेल ट्रेडिंग ने डाला क्या? ये मैंने डाला है, आपने डाला है, हम जैसे लोगों ने डाला है क्या?
तो थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च आप लोग करें, आपका दिमाग खुल जाएगा थोड़ा। पांचवी चीज, परसेंटेज ऑफ रिटेल ट्रेडर्स कैरिंग मोर देन $10,000 इन देयर वॉलेट्स। परसेंटेज आप लोग जाके सर्च करो कि कितना है उन लोगों का जो कि $10,000 से, या $10,000 या $10,000 से थोड़ा ज्यादा कुछ इस तरह उनके वॉलेट्स में पड़ा हो। यानी टोटल जितने भी लोग हैं मार्केट में, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास $10,000 पड़ा हो। तो आपको आप बड़े गंज हो जाओगे जब आपको जवाब मिलेगा उसका, और उसके चक्कर में फिर आपका ये परसेप्शन क्लियर हो जाएगा कंट्रोल वाला। अच्छा भाई, फिर उसके बाद छठा, परसेंटेज ऑफ रिटेल कैरिंग मोर देन $50,000 इन देयर वॉलेट्स। इसका भी परसेंटेज देख लो कि भाई कितने लोग हैं जिनके पास $50,000 उनके वॉलेट में पड़ा हुआ है। आठवां, व्हाई डू आई बिलीव बैंक्स आर नंबर वन बेनिफिशियरी ऑफ क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स। ये मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका आप लोगों को, बैंक्स वाला ये सारी चीजें। नंबर 9, इज क्रिप्टो क्रिएटेड फॉर पुअर एंड रिटेल ट्रेडर्स अराउंड द वर्ल्ड? इफ नॉट, देयर हैज टू बी एन एंटिटी दैट कंट्रोल्स क्रिप्टो। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई क्या क्रिप्टो जो है वो हमारे गरीबों और रिटेल ट्रेडर्स के लिए बना हुआ है? अगर नहीं बना है उनके लिए, तो फिर कोई तो होना चाहिए जो कंट्रोल करता है, क्योंकि नहीं तो फायदा क्या उसका, चलने का फायदा क्या? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये इंटरेस्टिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, इसको लिख लो जो भी करते हो, और इसके ऊपर आप रिसर्च करो ताकि आपको परसेप्शन क्लियर हो। 10वां, व्हाई डू आई बिलीव क्रिप्टो इज क्रिएटेड टू स्पीड अप कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म किसी को पता होगा, किसी को शायद ना पता हो, मैं आपके लिए बड़ा आसान करता हूँ। कैपिटलिज्म को जो है वो इस तरह लेके आए थे, या कैपिटलिज्म बेसिकली उसका मतलब क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि भाई गरीब जो अमीर है वो अमीर होता जाए, और गरीब जो है वो गरीब होता जाए। ठीक है जी। थोड़ा सा आपको वेरी क्विकली मैं इसका भी एक बैकग्राउंड बताता हूँ पैसे वैसे का, और पूरा आपका बैंक सिस्टम और जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, ये सारी चीज़ें, और 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे हमारे 1929 में, जैसे 2008 में हुआ था। आप में से कुछ तो 1929 में तो मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, 2008 में तो हम सारे थे। तो कुछ आप में से होंगे शायद 1 2 4 लोग जिनको शायद थोड़ा पता हो, वालिदैन ने बताया हो, मेजॉरिटी को मोस्ट लाइकली नहीं पता हो। अच्छा, तो कैपिटलिज्म जो है बहरहाल इसको लेके आया इसलिए कि भाई आपका जो है वो प्रोसेस जो है इसको तेज करें कि आपके गरीबों को लूटा जाए और अमीरों को अमीर किया जाए। और यही चीज़ आप इस ज़माने में देख रहे हो आजकल। टोटल जो दुनिया को चलाने वाले लोग हैं प्लस जो एलीट क्लास है, वो हैं आपके 1 to 2.5% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी 7 साढ़े 7 अरब जो लोग हैं ना दुनिया में, उसमें से सिर्फ 1% से लेके 2.5% तक जो लोग हैं वो पूरी दुनिया का A to Z सारा सिस्टम चलाते हैं। यानी पूरी दुनिया के जितने भी बैंक्स सारे किसी भी मुल्क को, कुछ भी हो, चाहे अमेरिका हो, कि अफगानिस्तान हो, कि ईरान हो, कि पाकिस्तान हो, कि फलाना हो, कि कौन हो, जो भी, सब के जो सेंट्रल बैंक्स है, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स है, पाकिस्तान का स्टेट बैंक भी उनके हाथ में, ये सारी चीजें जो ये वही लोग चलाते हैं जो 1 से लेकर 2.5% टोटल पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, यानी 7.5 अरब से 7.5 अरब में से। ठीक है जी, एक तो ये। दूसरा, ये लोग जो है इनको अगर आप देख लो ना पिछले 50 60 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पीछे, तो आप देखो कि इनकी क्या नेटवर्थ थी। आज अगर आप देखो कि इनकी नेटवर्थ क्या है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान को आप 10 मरतबा खरीद सकते हो, और 10 मरतबा जो है पूरी दुनिया में, 10 बहुत कम बता रहा हूँ वैसे, कोई तकरीबन 1000 1500 मरतबा दुनिया में आप पूरी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हो। इतना पैसा इनके पास पड़ा हो। जो सारा पैसा जो सर्कुलेट करता है ना, वो गरीबों से निकल के सारा का सारा अमीरों की तरफ जा रहा है, गरीबों से निकल के अमीरों की तरफ जा रहा है, गरीबों से निकल के अमीरों की तरफ जा रहा है। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। लेकिन मसला क्या है कि ये प्रोसेस बड़ा स्लो चल रहा है। आज की दुनिया में ये प्रोसेस बड़ा स्लो चल रहा है, और थोड़ा सा लोगों के अंदर जो अवेयरनेस भी आना शुरू हो गई है कैपिटलिज्म के हवाले से, कि भाई ये है क्या, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि ये सारा आना शुरू हो गया, इन्होंने क्या किया, मेरे हिसाब से, मेरी थ्योरी है, ये मेरी थ्योरी है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन जब तक ये गलत साबित ना हो तो मेरे नज़र में ये सही है। बेशक सबूत ना हो, लेकिन जब तक ये सही साबित ना होता है, या मैं गलत साबित नहीं होता अपनी इस थ्योरी में, तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल ठीक है। वो थ्योरी ये है कि जितना पैसा ये लोगों ने अभी कमा लिया ना, अपना बिटकॉइन शिटकॉइन, ये सारा इनको 2 नंबर करके, फ्रॉड करके, ये सारा कुछ करके, वो भी पॉपुलेशन वाइज देखो, बैंक्स तो चलो फिर भी दुनिया में तकरीबन 5 अरब लोगों के पास, 6 अरब लोगों के पास बैंक्स पड़ा हुआ है ना, उनके पास एक्सेस है, बैंक में पैसे डालो डालो, ये वो, उनके पास तो एक्सेस है, बड़ा आसान काम। क्रिप्टो के अंदर तो ऐसा सीन ही नहीं है, इधर तो 1 अरब लोग भी नहीं है, इधर तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 400 मिलियन 300 मिलियन लोग हैं, 400 500 मिलियन, बस 1 अरब भी नहीं, आधा अरब है कुछ, मैक्सिमम आधे अरब लोग बैठे हैं इधर। जो पैसा इन आधे अरब लोगों से कमा लिया ना ऑलरेडी कुछ ही सालों में, इतना पैसा आधे अरब लोगों से ये लोग नहीं कमा सकते अदरवाइज। इतनी जल्दी इन्होंने यहाँ से कमा ली, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा आता है लिक्विडेट हो जाओ, जो बंदा आता है लिक्विडेट हो जाओ। कोई 20 बार तो लिक्विडेट होने के बाद फिर थोड़ा सा उनको प्रॉफिट होता है, और उनमें से बहुत कम मेजॉरिटी है
बहुत कम जो परसेंटेज वाइज जो बहुत कम लोग हैं जो कि क्रिप्टो में फॉर द लॉन्ग रन बैठते हैं और प्रॉफिट करते हैं, बहुत कम, यानी शायद 1 या 2 या 4%। बाकी मेजोरिटी आपकी 95, 96, 97% वो लॉस पे लॉस कर करके वहीं से गिव अप करके सीधा यू टर्न मार के वापस। तो ये सारा पैसा जो आता है मार्केट में रिटेल से, ये जाता किधर है? ये किसके हाथ में जाता है? और ऐसा क्यों है कि जो रिटेल है सारा सुबह शाम वही लॉस करते हैं? तो भाई इनका पैसा कहीं तो जा रहा है ना। तो मेरी जो थ्योरी वो है यही कि उसको लाए इसीलिए गया कि आपका जो कैपिटलिज्म वाला सिस्टम जो चल रहा है उसको थोड़ा सा स्पीड अप करो। ठीक है, इसके ऊपर आगे जाके हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल तो यहीं तक काफी। उसके बाद हमारे पास है नंबर 11, who spread the get rich quick schemes and manipulate retail into entering financial markets on a larger scale। ये जो आप लोगों ने देखा ना वीडियो शीडियोस इधर उधर आपके ट्विटर हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फलाना, टिकटॉक, कहाँ कहाँ ये वो, जहाँ आपको गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स कार, फलाना मैंने इतना कमा लिया, ये गाड़ी खरीद दी, ये घर बना लिया, ये स्विमिंग पूल है घर में, ऐसा सिस्टम है, पता नहीं क्या है ये वो। अगर आप लोग थोड़ा सा इसकी तह में जाओ ना, या इसके थोड़ा सा डिटेल में इसके बिल्कुल रूट कॉज पे जाओ, या फिर इसके जो है वो बिहाइंड द सीन्स इसको किसने जो है वो प्रमोट किया है, ये कौन ये दुनिया में लेके आया इसको फाइनेंशियल मार्केट्स के हवाले से, ये पूरा जो एक लग्जरियस जो नैरेटिव है कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स में आ जाओगे तो आप इतने घर ले लोगे, ये स्पोर्ट्स गाड़ियां ले लोगे, पता नहीं क्या क्या ले लोगे। अगर आप इसको रिसर्च करो और समझो तो ये जबरदस्त किस्म का एक नैरेटिव दुनिया में बनाया गया फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके, और ये इन्होंने बैंकों ने बनाया, बैंकों ने मिलकर, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स वगैरह ने मिलकर, और उसके अलावा जो है वो आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह दूसरे कुछ, ये इन्होंने मिलकर ये पूरा प्रोपेगेंडा, ये पूरा सिस्टम जो है वो डिजाइन किया हुआ, और इस्तेमाल करते हैं ये लोग छोटे छोटे लोगों को, यानी इन्फ्लुएंसर्स को, इसको उठा लिया उसको उठा लिया, ये बड़ा यूट्यूबर उसको उठा लिया उसको उठा लिया उसको उठा लिया, ये पूरा अपना कई हजार लोगों की टीम शीम बना के इस तरह इसको प्रमोट करते जाते हैं सुबह शाम। और जैसे जैसे इनको नए बकरे मिलते हैं फिर उनको थोड़े पैसे खिला के और वही चीज़ें उनसे प्रमोट करवाते जाते। तो दर हकीकत में जो है ये गेट रिच क्विक स्कीम वाला जो सीन है, ये पूरा का पूरा समझ लो कि कॉन्स्पिरेसी टाइप है, ये हकीकत नहीं है, इसको तो इसको यकीन नहीं करें आप लोग। मेजॉरिटी इसका उल्टा होती, गेट रिच नहीं होती, गेट पुअर क्विक। ये गेट पुअर क्विक स्कीम है उनके लिए। 98% जो लोग हैं वो गेट पुअर क्विक वाला स्कीम उनके लिए चलता है, गेट रिच क्विक वाला स्कीम नहीं चलता। तो इसको आप लोग याद रखें ये चीज देख, क्योंकि उनको पता है कि भाई गरीब जो है ना उसको जब थोड़ा पैसा दिखा दो, कोई गाड़ी खूबसूरत दिखा दो, कोई खूबसूरत कपड़े दिखा दो, एकदम से वो जो है फिर छलांगे मारना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जज्बा जो है उभरना शुरू हो जाता है। उनको पता है ये सब देख के फिर एकदम से वो लोग जंप मारना शुरू हो जाएंगे, आ जाएंगे सारे, यानी ये एक बड़ा जाल फेंको, सारी मछलियां एक ही दफा में पकड़ लो। तो ये काम उन्होंने किया, तो इस चीज को याद रखें, इसको आप स्टडी भी कर सकते हो। तो मेरा काम है आपको थोड़ा सा सही रास्ते पे लेके आना, थोड़ा सा आपको जो है प्रॉपर एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी दे रहा हूँ साथ में, छोटा मोटा है जितना मैं इसमें कवर कर सकता हूँ, और साथ में वैसे हकायक जो है वो आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में भी, वो क्रिप्टो के बारे में भी, और वैसे अदरवाइज। तो याद रखें इस चीज़ को। अच्छा, नंबर 12, व्हाई इज देयर नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सो फार टू प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स अराउंड द वर्ल्ड, फॉर इंस्टेंस FTX एंड लूना क्रैश। अच्छा, उसके आगे कुछ नहीं। तो एक और चीज़ याद रखें कि कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो अभी तक नहीं बना हुआ, ठीक है जी, और फिलहाल उसको बना भी नहीं रहे। और इसको याद रखें कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना वो आपका अमूमन आता कब है, जब कोई कोचराई हो जाती है ना, जैसे FTX क्रैश है। अब FTX क्रैश होने से पहले कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं लाए ये लोग, ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और इन्वेस्टर से मुराद ये है जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर जैसे हम सारे, तो हमारे जो भी पैसे पड़े हुए किसी एक्सचेंज में, ये वो हमें प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके लिए जो है वो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए नहीं, और ये लोग जानबूझ के नहीं बनाते, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है, ये इनका तरीका है कंट्रोल करने का। तो आप लोग समझते हो कंट्रोल नहीं करते, वो दरअसल आपको थोड़ा सा फ्री हैंड बाज जो औकात कहीं कुछ जगहों कुछ ऐसी जगहों पे जो है वो आपको फ्री हैंड देते हैं, जो उनके कंट्रोल करने का तरीका है। कुछ जगहों पे वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, जो उनके कंट्रोल करने का तरीका है। और कुछ जगहों पे बिहाइंड द सीन्स वो खुद ही बैठ के पूरा सिस्टम जो है वो ट्रेडिंग वाइज कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो उनके कंट्रोल करने का तरीका है। तो हम समझते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, वो बेचारे ऐसे बैठे हुए खामखा, दुनिया की हुकूमत सुपर पावर है कि जो मर्जी वो बेचारा क्या कर सकता है। तो हम जो है वो ऐसे समझते हैं, ठीक है। लिहाजा ये आप लोग अपना जो है वो थोड़ा सा दिमाग जो है सही रास्ते पे ले गया। दूसरी चीज, FTX क्रैश हो गया, सारे लोगों को पैसे वैसे चले गए, अब वो आ गए कि चलो हम इसके पीछे भागते हैं, ठीक है। अब FTX क्रैश से पहले बहुत सारे इस तरह के दूसरे हुए हैं, जिधर वो कोई फलाना कॉइन क्रैश हो गया, लूना हो गया, दूसरे हो गए, पता नहीं कौन कौन से हो गए, और बहुत सारे और डीफाई के तो मेजोरिटी के सारे क्रैश वैश हो गए। इसी तरह बहुत सारे दूसरे होते हैं भारत, कोई मीम कॉइन है, कोई क्या बुलाए कोई क्या बुलाए। तो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं लाए, लोगों ने कितने 100 अरब डॉलर जो है वो रिटेल ट्रेडिंग दुनिया से कितने 100 अरब डॉलर चले गए, या ओवरऑल मतलब मार्केट जो टोटल मार्केट कैप है आपका, उसमें से कितने 100 अरब डॉलर इस वजह से चले गए कि बहुत सारी चीजें जो है वो स्कैम थी।
जैसे मैंने 18,000 ICOs के बारे में बात की, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, वो सारे खत्म, जीरो, बूम, तो पैसे तो गए लोगों के। तो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उस टाइम पे नहीं आया, या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो खैर रेगुलेटर्स जो है उस टाइम पे नहीं आते कि भाई एक दो बार हो गया, चलो भाई जाके इनको रेगुलेट करो ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। वो उस टाइम पे नहीं आएंगे। जब कुछ हो जाएगा तो झूठ मूठ में आपके हल्का फुल्का एंट्री मार के उसके बाद वापस गायब हो जाते हैं। कोई समझता है कि यार ये रेगुलेट कर नहीं सकते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। रेगुलेट बिल्कुल 5 मिनट में कर सकते, जानबूझ के नहीं कर रहे उसको फिलहाल, ठीक है, जिसके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं भाई क्रिप्टो एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्यों इसके अंदर जो है वो हमारे जो मेजोरिटी लोग हैं सारे, वो बड़े वो इसमें इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है जी। अब पुअर से मुराद ये नहीं है कि किसी के पास सिर्फ जो है वो कोई 10 रुपए 20 रुपए, मतलब किसी के पास $1000 पड़ा है वो भी गरीब है, किसी के पास $5000 पड़ा हुआ है तो वो भी गरीब है, क्योंकि आप $5000 से पूरी जिंदगी गुजार तो नहीं सकते, ठीक है जी। आप क्या करोगे उससे? $5000 यानी 8-10 लाख, 8-10 लाख रुपए से आप जिंदगी गुजार सकते हो नहीं? तो भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? आप कोई 6 महीने ही गुजार लोगे उस $5000 से। अगर आप उसको वैसे खर्च करो तो 6 महीने खर्च करोगे, खत्म हो जाएंगे। तो जिंदगी इंसान की तो है वो 6 महीने तो नहीं होती ना, वो तो 50-60 साल 70 साल, अल्लाह आप लोगों को और लंबी उम्र दे, ठीक है जी। तो इतना अरसा तो आप $5000 से नहीं कर सकते, इसलिए वो भी गरीब। तो क्या ये गरीब लोगों के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स, क्या क्रिप्टो जो है कोई अपॉर्चुनिटी है रिटेल ट्रेडर्स के लिए? तो पहली चीज, रिटेल ट्रेडर्स आर इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि भाई वो लोग जो है वो एक किस्म का जाहिल टाइप है, ठीक है, यानी वो लोग जो है वो मैट्रिक फेल टाइप लोग हैं। दे लैक नॉलेज, एक्सपर्टीज, प्रॉपर माइंडसेट, लैक कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, ग्रीडी एंड डे ड्रीमर्स। तो ये लोग क्या है? ये लोग जो है इनके पास कोई इल्म भी नहीं है, इनके पास तजुर्बा भी नहीं है, इनके पास जो है वो सही माइंडसेट जो रिक्वायर करती है, यानी ये जो फील्ड है, जो माइंडसेट इसके अंदर होना चाहिए वो माइंडसेट भी नहीं, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल भी नहीं, यानी सुबह शाम फोमो करो, ये खरीदना है, वो लॉन्ग करना है, इसको ऐसे करना है, वो घर के बिल देने, चलो भाई कुछ करो, ये वो हिसाब किताब पता नहीं क्या, फ्रस्ट्रेशन में हमेशा, ये वो डिप्रेशन वगैरह वगैरह। तो अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, सोच के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, अवेयरनेस वैसे नहीं है, इल्म तो वैसे भी नहीं है, स्कूल तो वैसे फालतू है, और ऊपर से टीचर्स भी सारे 2 नंबर बकवास किस्म के। तो ये बेचारे लोगों का ये हाल। उसके बाद फिर लालची भी बहुत है, और उसके साथ साथ जो है फिर वो जो डे ड्रीमर्स होते हैं, यानी वो ख्याली पुलाव वाले लोग, ये वो लोग, ठीक, इनको रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। एज लॉन्ग एज यू स्टे दिस वे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेक मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स आर नॉट क्रिएटेड और डू नॉट एग्जिस्ट फॉर रिटेल टू बिकम रिच, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक आप ऐसे रहोगे, ये जो माइंडसेट जो मैंने बताया सारा, सोच और एट्रीब्यूट्स और जो भी आप लोगों का जो तरीका है, जिस तरह इस तरह अगर आप रहोगे और जितने अरसे तक रहोगे, तो तब तक कोई आप लोग जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में से पैसे नहीं बना सकते हो। आप चाहे क्रिप्टो है, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट, जो मर्जी। उसके बाद ये कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर नॉट क्रिएटेड और डू नॉट एग्जिस्ट फॉर रिटेल टू बिकम रिच। दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट्स इसलिए बना ही नहीं है कि आप लोग जो है उससे जाके पैसे कमा, ठीक है जी। कमा सकते हो, मगर तब जब आप अपना जो पूरा सिस्टम है ट्रेडिंग का, उसको आप लोग बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में बदल देते हो। यानी आपको समझ आ जाए बैंक्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसको आप समझते हो, उसके ऊपर आप अगर ग्रास्प हो जाए आपका, तब जाके आप बिल्कुल इस काबिल हो सकते हो कि आप वहां से कंसिस्टेंटली पैसे बनाओ, लेकिन बड़े पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं होगा दिन में 50 ट्रेड कर रहे हो जैसे आज लोग करते हो। आप आजकल आप लोग जो हरकतें करते हो, यानी डेली बेसिस में जो मोस्ट लाइकली आप लोग करते रहते हो, उस हिसाब से तो आप लोग कभी जिंदगी में पैसे नहीं बना सकते हो, मैं गारंटी करता हूँ, ठीक है जी। तो बहरहाल, दूसरा, the narrative they have pushed down your throats for decades is not to help you but to rob you of your wealth. जो नैरेटिव पुश किया हुआ है ना कि भाई फाइनेंशियल मार्केट बड़ा जबरदस्त है, वो जो हमने बात कर ली ऑलरेडी, बड़ा लग्जरियस लाइफस्टाइल हो जाएगी, आ जाओ पैसे कमा, बड़ा आसान है, लॉन्ग करो, ये वो पता नहीं क्या वगैरह वगैरह। तो ये नैरेटिव ये इसलिए बनाया गया ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा लॉलीपॉप दे के इधर आप लोगों को ले आए, और उसके बाद आप लोगों को जेब खाली करे। 2. You must apply reverse psychology into financial markets to make money and probably succeed. Learn what institutions work and why they always learn how institutions work and why they always stay ahead of you. Learn why retail always loses money and avoid doing what they do. So ये बड़ा सिंपल है कि भाई आप जो है इस मार्केट में जो भी आपकी मेंटालिटी अभी तक आज तक थी, उसका रिवर्स साइकोलॉजी, यानी उसको उल्टा कर लो। मेंटालिटी ये थी सुबह शाम भाई 600 लाइनें लगाऊंगा मैं, इंशाल्लाह सीख जाऊंगा। उल्टा करो उसको, ओ भाई मैंने यहाँ पे बस फौरन से चलो भाई वो ग्रीन कैंडल निकाला, लॉन्ग करो, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। उल्टा करो उसको। हर चीज जो भी आप डिसीजन से पहले लेते थे ट्रेडिंग वाइज, वो सबको उल्टा करो। रिवर्स साइकोलॉजी अपना उल्टा। मिसाल के तौर पर इंसान अपने आप को जब शीशे में देखता है ना, तो दो हैं हम। वो शीशे में साया दिख रहा है, वो भी हम है, और जो हम वैसे फिजिकली खड़े हुए हैं तो वो भी हम है। तो समझ जाएं कि आप लोग जो अपने आप को जो है वो अपना रिफ्लेक्शन बदल दो, बेसिकली बिल्कुल बदल लो। यानी
जो आप लोग अगर हाथ हिलाते हो ना आप शीशे में सीधा हाथ, तो उल्टा दिखना चाहिए। उल्टा दिखाओगे, उल्टा उठाओगे तो सीधा दिखना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो इससे पहले करते थे उसको बिल्कुल उल्टा करो। तो रिवर्स साइकोलॉजी अपनाओ आप आहिस्ता आहिस्ता, तो आप लोग ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ चले जाओगे। जिसके खिलाफ आप लोग ट्रेड करते हो, जिसके खिलाफ आप लोग मार्केट्स में आए हुए हो, उसके उसके साथ साथ जो है वो आप फिर आप ट्रेड करना शुरू हो जाओगे। जब आप उस मेंटालिटी या ट्रेडिंग अप्रोच को अपना लोगे तो फिर आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। आगे जाके मैं डिटेल में भी बताऊंगा आप लोगों को, टेक्निकल वाइज वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। वो पूरा टेक्निकलिटीज, चार्ट वार्ट, ये वो मैं सारी चीज़ें वो आप लोगों को बताऊंगा, तब सही समझ आएगा। ये फिलहाल जो है वो पूरा थ्योरी में चल रहा है, ताकि आप लोगों के पास वो एक ग्राउंड बन जाए, एक जो फंडामेंटल चीज़ें होती है वो सारी जो है क्लियर हो जाए। अच्छा, 3. There is no financial education in the world. Everything you have been taught in schools is garbage, complete trash and useless information with the aim to keep you slaves and obedient to the elite. तो 1913 के बाद, ठीक, अब यहाँ 1913 तो नहीं लिखा हूँ, मगर मुझे पता है मैं ये भाषण आप लोगों को पिछले 3 साल से दे रहा हूँ, तो मुझे जुबानी याद है सब। तो 1913 के बाद फाइनेंशियल एजुकेशन दुनिया से हटा दिया। अब दुनिया से फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए हटा दिया, तो बेसिकली मैं आपको पहले ये बताऊं फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। फाइनेंशियल का मतलब या उसका ताल्लुक होता है फाइनेंस से, फाइनेंस का ताल्लुक होता है पैसे से, पैसे का ताल्लुक होता है रोजमर्रा आपका जरिया माश से। समझ आ गई? अब समझ जो आ गई ना यहाँ तक, जरिया माश क्या मतलब है इसका? आपकी तनख्वाह, आपकी जिंदगी, आपका सहारा, ये जो आप लोग जो जिसकी वजह से आप लोग सांस लेते हो, जिसकी वजह से आप लोग चलते फिरते हो, जिसकी वजह से आप लोग उठते बैठते हो, सोते हो, जिसकी वजह से आप घर बार शादी करो, बच्चे पालो, गाड़ी खरीदो, ये पैसा है, ठीक है? ये जरिया माश आपका। जरिया माश कैसे कमाना है, ये एजुकेशन जो है वो खत्म कर दी 1913 के बाद। ये भी रॉथस्चाइल्ड का काम था, ठीक है? आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे उसको, लेकिन रिसर्च कर लो थोड़ा बहुत उसको। मैं उसको तकरीबन 13-14 साल हो गए मुझे उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। बहरहाल, तो ये जो है खत्म कर दिया। स्कूल आप लोग जाते हो किस लिए? पैसे कमाने के लिए। कॉलेज जाते हो किस लिए? पैसे पैसे कमाने के लिए। यूनिवर्सिटी जाते हो किस लिए? पैसे कमाने के लिए। काम करते हो किस लिए? पैसे कमाने के लिए। लेकिन जिस मकसद के लिए आप लोगों को, आप लोग स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटीज जाते हो, सारा कुछ, उस मकसद को तो आप लोगों को समझाया जाता ही नहीं है स्कूल में। उस मकसद के बारे में तो आप लोगों को अवेयर किया जाता ही नहीं है स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज में, इधर उधर या कॉलेजेस में। उस मकसद के बारे में तो आप लोगों को बताया ही नहीं जाता, समझाया ही नहीं जाता कि भाई कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या वजह है, भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसे 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 नहीं। टोटल जो है पर्सपेक्टिव, या पर्सपेक्टिव नहीं, टोटल जो है उनका जो किबला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ। जिस मकसद के लिए आप लोगों को स्कूल भेजते हैं घर वाले, महाशरा, ये सारे, वो मकसद तो आप लोगों को भी मिलता नहीं है। आखिर में क्या होता है कि आप लोग स्लेव बन जाते हो कि भाई जाओ स्कूल, वो रटा मारो 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 मारो, 10वीं होगी, 10वीं में रटा मार के पास करो, कॉलेज जाओ, रटा मारो मारो, चीटिंग करके पास हो जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, किसी तरह रटा मार मार के चीटिंग करके पास हो जाओ। बस उसके बाद अभी आप लोग आते हो इस एज में कि अब आप मजबूर हो, 25-26 हो गए हो। अब आप लोगों को जो है साहब जी वो समझना है कि भाई काम कैसे करना है, तनख्वाह कैसे लानी है, घर में जो है वो जिम्मेदारियां कैसे उठानी। अचानक से आपके 20-25 साल मुफ्त के जो है वो गए, जबकि सारा मकसद यही था स्कूल भेजने का कि भाई इल्म थोड़ा बहुत हासिल करो, ठीक है, इल्म नहीं, सॉरी, तालीम, क्योंकि इल्म जो है वो स्कूलों से हासिल नहीं होता इंसान का। इल्म कुछ और चीज़ है, तालीम कुछ और चीज़ है, बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। तालीम इल्म से निकला हुआ है, तो लिहाजा तालीम थोड़ा बहुत चलो ठीक है सीख लो, बेसिक्स भी बहुत है इंसान के सर्वाइवल के लिए। 10वीं बहुत है, 10वीं के बाद इंसान जो है प्रोफेसर भी बन सकता है अगर वो खुद ही घर बैठ के उसका दिमाग काम करे और वो बैठ के स्टडी करे। और मैंने ज़िंदगी में बहुत कम पढ़ा है, बहुत कम, लेकिन मैं जब बैठता हूँ किसी के साथ, ऐसे इट कम्स टू माई सरप्राइज, वो लोग ऐसे समझते हैं जैसे मैं कोई प्रोफेसर आदमी हूँ। मैं उसको बोलता हूँ भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम कोई ताना मार रहे हो? कहता है नहीं, वाकई मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता अजीब लगने लगा है। अभी तो खैर नॉर्मल हो गया, बड़ा शुरुआत में तो 1-2-4 साल 6 साल जो है बड़ा अजीब लगता था कि भाई मैं किधर तक पढ़ा हूँ, मुझे प्रोफेसर समझते हैं ये लोग। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये था कि इंसान तो 10वीं के बाद भी अगर खुद से दिमाग लगाए तो वो तो प्रोफेसर भी बन सकता। फर्क सिर्फ ये कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता कि वो ये चीज़ लिखा उसके ऊपर कि भाई फलाना बंदा जो है वो अभी वो प्रोफेसर बन गया या जो भी है, ठीक है। तो लिहाजा जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोग ये सीखो कि भाई पैसे कैसे बनाने हैं आपने, क्योंकि बाद में जाके काम ही करना है ना आपने। अब होता क्या है कि वो सारी चीज़ जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन, वो तो है ही नहीं आपके स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, कहीं पे भी नहीं, आपको मिलता ही नहीं कि भाई पैसे कैसे कमाने हैं, उसके तरीके बताओ, आपको बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ बहरहाल खुलासा 1913 से ख़त्म कर दिया, ये मैं चाहता था कि आप लोगों को बता दूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट, you must learn what risk management means in trading. Most people think having a stop loss and take profit TP is enough and they consider risk management. This is absolute trash. ये मैंने बता दिया आप लोगों को पहले से, तो इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। 5. You must know when to enter a trade before considering your stop losses or your take profits. You must know how often you should trade and why do you trade at all. You must understand the whole idea behind your presence in financial markets. Only then will you be well and truly on the way to understanding how to manage your risks accordingly.
तो पांचवा थोड़ा सा जो है वो रेलिवेंट है, वो ट्रेड रेट का, कि भाई आप ट्रेड एंटर करने से पहले बिल्कुल पता होना चाहिए, जवाब होना चाहिए, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, तो उसकी वजूहत होनी चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ ये कि भाई आपको कितना, हाउ ऑफ्टन यू शुड ट्रेड, यानी आपको कितना जो है वो, फर्ज करो हफ्ते में कितनी बार ट्रेड करना चाहिए, दिन में कितनी बार ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसको आप लोगों को प्रॉपरली क्लासिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, उसको करना चाहिए जैसे प्रोफेशंस करते हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जाओ, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, इसको भी प्रॉफिट करना है, इधर से इसको भी ट्रेड करना है, इसको भी लॉन्ग, इसको भी शॉर्ट, ये हरकतें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये कि भाई यू मस्ट अंडरस्टैंड योर होल आइडिया प्रेजेंट फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा ये कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स में क्यों आए हो भाई। ये काफ़ी नहीं है कि मैं इसलिए आया हूँ भाई पैसे कमाने, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो बंदा आता है पैसे ही कमाने आता है भाई। गरीब आएगा भी तो पैसे कमाने आएगा, अमीर आएगा तो भी पैसे कमाने आएगा, ये काफ़ी नहीं है। सही से समझो, अपना कैरेक्टर समझो, अपनी असलियत को समझो, अपने आप को समझो, जानो, डिस्कवर करो, उसके बाद आप अपनी नीड्स और इमीडिएट नेसेसिटीज़ के हिसाब से आप अपनी जो है ज़िंदगी में फैसले फैसले वगैरह करो। ये काफ़ी नहीं है भाई पैसे बनाने में आगे, ये तो थर्ड क्लास एक आर्गूमेंट। इस तरह तो बंदा पैसे कमाने के लिए तो बहुत और काम भी कर सकता। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए पूरा ए टू जेड, मेंटली आपको अपने प्रेजेंस का पता होना चाहिए, सारा कुछ। आप उसको लंबा लेके चलोगे, नहीं लेके चलोगे, क्यों लेके चलोगे, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, सूट करता है, नहीं करता, क्या आप इतना एजुकेटेड हो, क्या वहाँ पे रह सकते हो, क्या आप वहाँ पे जो सारी टीचिंग्स है हर चीज़ उर्दू इंग्लिश में, क्या आप वो सारा कर सकते हो, क्या आप उस काबिल हो, क्या आप 2 नंबर हो, क्या आप जाहिल हो, क्या आप क्या भला हो, बस हर चीज़ें, कैरेक्टर क्या है, वो आपको सूट भी करता है ये काम या नहीं करता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें दरअसल आपको पूरा कंप्लीट करती हैं, आपकी जो भी ज़िंदगी में कोई भी करियर आप चूज़ करते हो, कुछ भी, तो उसके लिए अब आप प्रिपेयर होने चाहिए, यानी आप और आपका करियर जो है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, आप उसके साथ मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो है वो इंसान गधे से शादी कर रहा है, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा ये जो है पॉइंट नंबर 5 में। बहरहाल उसके बाद ये सारी चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो फिर आप जो उस टाइम पे वेल एंड ट्रूली आप जो है ऑन द वे टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, तो फिर आप अपना रिस्क चीज़ भी साथ साथ जो है वो मैनेज कर सकते हो, जो आप ये ट्रेडिंग के हवाले से सारी चीज़ें समझ जाते हो, ठीक है जी। 6. Research about stock markets, research about algorithmic structures and trading, understand what runs the markets, how the charts work, not that you find support and resistance on the chart, learn how they have created and controlled the whole narrative, and how they move the markets, which we call manipulation. तो ये कि भाई रिसर्च आप लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करना है मार्केट्स के बारे में। अभी तो मैंने आपको तकरीबन सब कुछ बता ही दिए, कुछ भी उसके अलावा आप लोग रिसर्च भी करते हो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ पे चीज़ें देखते हो, कुछ नया है। ये नहीं है जो नॉर्मल जनरल पर्सपेक्टिव या नैरेटिव है उसको छोड़ के, उसके अलावा जो चीज़ें प्रमोट नहीं की जाती, जो चीज़ें छुपाई जाती, उन चीज़ों को ढूंढे, उसको स्टडी करे, वो आपके बड़े काम आएगा। अच्छा, पहले तो स्टॉक मार्केट्स के बारे में, क्यों कॉरिलेटेड है भाई, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो, सारा फाइनेंशियल मार्केट्स है। फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी आपकी मार्केट्स है, कमोडिटीज, इक्विटीज, फलाना जो भी मर्जी जो भी हो, ये सारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे आपकी 5 उंगलियां एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो हर मार्केट का दूसरे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए स्टडी जो है, रिसर्च और स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दिस केस। अच्छा, उसके बाद एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर्स और जो है मार्केट आपका ओवरऑल कैसे चलती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो पूरा फंक्शन कैसे होता है, चलाता कौन है, क्यों चलता है, लिक्विडिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। और उससे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप जाके ये ढूंढो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। तो याद रखें इसको, इसलिए मैंने नीचे मेंशन किया उसको। लर्न हाउ दे हैव क्रिएटेड एंड कंट्रोल द होल नैरेटिव एंड हाउ दे मूव द मार्केट्स व्हिच वी कॉल मैनिपुलेशन, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। Learn and understand how and why they manipulate the markets. This creates awareness, and as a trader, it is absolutely vital that you know everything about your field. Otherwise, good luck getting wrecked, I suppose. ठीक है जी। लिहाजा आप लोग को समझ आना चाहिए कि सारा कुछ जो है वो मैनिपुलेट कैसे होता है, करता अगर है तो कौन मैनिपुलेट करता है। दूसरा ये कि उसको ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही तब आपको पता चलेगा एज या आप प्रॉपर ट्रेडर तभी आप बनोगे जब ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स का आपको पता चल जाएगा। नहीं करोगे तो अदरवाइज जो है वो आपका बुरा हाल हो जाएगा। ये जो है बेसिकली कहने में मकसद है, ठीक है जी। तो आज के लिए काफ़ी है यहाँ तक। उसके बाद जो है हम पेज 11 से हम दूसरे टॉपिक से शुरू करेंगे और अनकरीब हम फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव में, ठीक है जी। ऑल राइट।